तो कहानी की शुरुआत रॉबर्ट, उनकी पत्नी मार्गरेट और उनके 2 बच्चों, एक टीनेज बेटी एमिली और एक छोटे से बच्चे ऑली के साथ होती है। एक टिपिकल खुशहाल परिवार। हाँ, एकदम। वे इस एकांत झील के किनारे कैंपिंग कर रहे हैं। रात के समय रॉबर्ट कैंप फायर के पास बैठे हुए झरने के पास हुए एक पुराने नरसंहार की कहानी सुनाता है। मतलब बहुत पहले वहां स्थानीय लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। ओहो। अगले दिन माता पिता उसी झरने की ओर जाते हैं, जबकि एमिली अपनी तस्वीर खींचने के लिए टेंट के पास खड़ी कार में ही रुक जाती है। अकेले? हाँ, अकेले। और फिर इसी अलगाव में जर्मन और टॉड नाम के 2 अपराधियों की एंट्री होती है। टॉड कार में सो रही एमिली को निशाना बनाता है। कोई पुलिस या पड़ोसी नहीं होता वहां। कोई नहीं। वो पूरी तरह से अपनी आदिम प्रवृत्तियों पर निर्भर हो जाता है। और ये कमजोरी तब पूरी तरह से सामने आ जाती है जब एमिली कार में जागती है और एक अजनबी को खुद को घूरते हुए पाती है। कोई भी पैनिक कर जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। वो घबरा जाती है और फिर वो एक ऐसा कदम उठाती है जो एक शहरी माहौल में एकदम सही होता, लेकिन उस जंगल में वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। हाँ, वो मदद के लिए कार का हॉर्न बजाने लगती है। लेकिन उस एकांत जंगल में हॉर्न की आवाज मदद की पुकार नहीं थी। वो शिकारियों के लिए एक डिनर बेल बन गई। डिनर बेल? क्या खौफनाक तुलना है। और उसी आवाज को सुनकर माता पिता भी भागकर वापस लौटे, और जर्मन भी, जिसने तुरंत एमिली पर बंदूक तान दी। एक झटके में पूरा का पूरा परिवार एक साथ बंधक बन गया। जर्मन नाम का एक हमलावर धमकी देता है कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो माँ को वहीं जान से मार देगा। ओ बाप रे। और इसके बाद ही अपराधी पूरे परिवार के हाथ मुंह बांध देते हैं और उन्हें एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं। लेकिन जब वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं, 2 आदमी एमिली और उसकी मां के साथ दुष्कर्म करते हैं, जबकि परिवार के पिता रॉबर्ट को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। टॉड नाम का एक अन्य हमलावर एमिली का मोबाइल फोन चेक करता है और उससे पता चलता है कि उनका एक छोटा बच्चा भी है। मुझे ये हिस्सा सच में बहुत अजीब लगा। जर्मन मार्गरेट से बच्चे के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन मार्गरेट कोई जवाब नहीं देती। वे परिवार के सदस्यों के सिर पर टिन का डिब्बा रखकर निशाना लगाते हैं। रॉबर्ट, मार्गरेट और एमिली को गोली मार देते हैं, लेकिन उन्हें वो छोटा बच्चा ऑली नहीं मिलता, जिसे शायद मार्गरेट ने आखिरी समय में टेंट में कहीं छुपा दिया था। इस भयानक घटना को 3 दिन बीत चुके हैं। ओके। नए साल की पूर्व संध्या का समय है और एक नया युवा जोड़ा सैम और इयान उसी झरने को देखने के लिए आते हैं। उसी जगह पे? हाँ। रास्ते में वो एक स्टोर पर रुकते हैं और आपको क्या लगता है कि उन्हें आगे का रास्ता कौन बताता है? खुद जर्मन। अरे नहीं। हाँ, जर्मन उन्हें जानबूझकर उसी झील के पास कैंप लगाने का रास्ता बताता है जहां उसने 3 दिन पहले उस परिवार को खत्म किया था। तो जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें पुराने परिवार का एक बिखरा हुआ टेंट मिलता है और जमीन पर एक बच्चे की टोपी पड़ी मिलती है। एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग। बहुत बड़ा। लेकिन इसके बावजूद वे वहां रुकने का फैसला करते हैं और नए साल का जश्न मनाते हैं। और अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो पूर्वाग्रह बुरी तरह टूट जाता है। टेंट खाली और बिखरा हुआ है। फोन का कोई नेटवर्क नहीं है। रियलिटी चेक। बिल्कुल। जब वे घबराकर अपनी कार की ओर भागते हैं तो देखते हैं कि कार का टायर पंचर किया जा चुका है। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। इयान, जो पेशे से एक डॉक्टर है, उसे जमीन पर रेंगता हुआ वो छोटा बच्चा ओली जिंदा मिल जाता है। अरे वाह। इसी अफरा तफरी के बीच टॉड वहां पहुंचता है। वो एक बार फिर से मदद करने का नाटक करता है। इयान और टॉड मदद के लिए जंगल में जाते हैं। वहां उन्हें मार्गरेट मिलती है, पहले परिवार की मां, जो बुरी तरह घायल है लेकिन अभी जिंदा है। इयान एक डॉक्टर के रूप में अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टॉड इयान के सामने ही मार्गरेट को जान से मार देता है। हे भगवान। इसके बाद टॉड इयान को एक भयानक धमकी देता है कि वो इयान को अपनी पत्नी सैम के साथ होने वाली दरिंदगी को देखने के लिए जिंदा रखेगा। ये तो रूह कंपा देने वाला है। इस चरम दबाव के क्षण में इयान टॉड पर हमला करता है और उसे पीछे छोड़कर जंगल में भाग जाता है। इस बीच कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ जंगल में इयान भाग रहा है और दूसरी तरफ जर्मन सैम के पास पहुंच जाता है। और सैम की प्रतिक्रिया इयान से एकदम विपरीत होती है। सैम खतरे को भांपकर खुद को कार में लॉक कर लेती है, ठीक वैसे ही जैसे शुरुआत में एमिली ने किया था। लेकिन सैम का परिणाम अलग होता है। जब जर्मन कार का शीशा तोड़ता है तो सैम पैनिक होकर हार नहीं मानती। वो कार में पड़े एक चाकू से जर्मन पर सीधा वार करती है। अरे वाह। उसे घायल करके वो बच्चे ओली को उठाती है और वहां से भाग निकलती है। जर्मन गुस्से में अपना कुत्ता उनके पीछे छोड़ देता है। इयान भाग रहा है और टॉड उसे मारने के लिए उसके पीछे है। जंगल में गहरी धुंध छाई हुई है।
टॉड को धुंध में एक हलचल दिखाई देती है और वो पैनिक में आकर बिना सोचे समझे गोली चला देता है। और गोली किसे लगती है? जब वो पास जाके देखता है ना, तो पता चलता है कि उसने इयान को नहीं बल्कि अपने इस साथी जर्मन को गोली मार दी है। टॉड को अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करके सैम को पकड़ लेता है। इसके बाद वो उस छोटे से बच्चे को निर्दयता से जमीन पर पटक देता है। हे भगवान! और फिर जर्मन, जो अपनी ही गोली से घायल होकर दर्द से तड़प रहा था और टॉड से उसे खत्म करने की भीख मांग रहा था, टॉड उसे भी गोली मारकर हमेशा के लिए शांत कर देता है। और उसका नया प्लान ये है कि वो सैम का इस्तेमाल करके इयान को ढूंढेगा। लेकिन टॉड को ये नहीं पता था कि इयान केवल अपनी जान बचाकर नहीं भाग रहा था। हाँ, ये एक बड़ा ट्विस्ट है। इयान ने पहले ही जर्मन की कार की चाबी हासिल कर ली थी और वो मदद के लिए पुलिस को बुलाने निकल चुका था। टॉड सैम को कार में बैठाता है और ड्राइविंग शुरू करता है। वो लगातार इयान को कायर कहकर सैम को उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम का जवाब बहुत ही दृढ़ होता है। वो कहती है कि इयान भागा नहीं है, वो बच्चे को बचाने गया है। और इसी विश्वास के साथ सैम कुछ ऐसा करती है जिसकी टॉड ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। क्या करती है वो? वो अचानक कार का स्टीयरिंग व्हील अपनी तरफ खींच लेती है और कार सीधे एक बड़े पेड़ से जा टकराती है। बाप रे! इयान पुलिस के साथ लौट आता है, लेकिन टॉड अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बिल्कुल नहीं। वो पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देता है और इस गोलीबारी में इयान के हाथ में गोली लग जाती है। घायल होने के बावजूद टॉड किसी तरह इयान और सैम को फिर से उसी डैमेज्ड कार में बंधक बना लेता है ताकि वो वहां से भाग सके। सैम इयान की तरफ देखती है और उससे उस छोटे बच्चे ओली के बारे में पूछती है। और इयान के पास बच्चा तो था नहीं? नहीं था। इयान जवाब देता है कि वो उसे नहीं लाया। उस एक पल में सैम को यह भयानक सच्चाई समझ आ जाती है कि बच्चा अभी भी उसी खतरनाक जंगल में कहीं पड़ा है। वो एक बार फिर से जानबूझकर कार को सड़क से उतारकर पलट देती है। दूसरी बार? हाँ, इस बार जब टॉड रेंगते हुए कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सैम कोई मौका नहीं छोड़ती। वो एक बड़ा सा भारी पत्थर उठाती है और टॉड के सिर पर तब तक वार करती है जब तक वो मर नहीं जाता। उफ। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि सैम और इयान अस्पताल में है। वे शारीरिक रूप से बच गए हैं, लेकिन क्या वे मनोवैज्ञानिक रूप से बच पाए? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इस कहानी में कोई पारंपरिक हॉलीवुड हैप्पी एंडिंग नहीं है जहां सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो जाता है। एकदम सही बात है। और सबसे बड़ी बात, क्या कभी-कभी सबसे बड़े खौफ और आघात से गुजरने के बाद भी जीवन के कुछ सवालों का हमेशा के लिए बिना जवाब के रह जाना ही असल जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस खाली शांत जंगल की तरह हमेशा गूंजता रहेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है। और जर्मन नाम का एक हमलावर धमकी देता है कि अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की तो वो मां को वहीं जान से मार देगा। ओ बाप रे! और इसके बाद ही अपराधी पूरे परिवार के हाथ मुंह बांध देते हैं और उन्हें एक सुनसान जंगल में ले जाते हैं। लेकिन जब वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं, दो आदमी एमिली और उसकी मां के साथ दुष्कर्म करते हैं, जबकि परिवार के पिता रॉबर्ट को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। टॉड नाम का एक अन्य हमलावर एमिली का मोबाइल फोन चेक करता है और उससे पता चलता है कि उनका एक छोटा बच्चा भी है। मुझे ये हिस्सा सच में बहुत अजीब लगा। जर्मन मार्गरेट से बच्चे के ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन मार्गरेट कोई जवाब नहीं देती।